जय देवभूमि उत्तराखंड। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वो था सबसे पहले उत्तराखंड में पवार राजवंश। तो हमने उस सीरीज़ को बीच में ही रोकना पड़ा। क्लियर। फिर हमने कल किया था कुछ कुमाऊं कमिश्नर, जो हमने पूरे पढ़े थे। तो बच्चों ने मुझसे कंप्लेन की कि सर आप जो है उत्तराखंड के जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं सिर्फ उनका हित देख रहे हैं, हमारे लिए आप जीएस का कोई भी टॉपिक नहीं बना रहे। तो क्यों ना मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक टॉपिक आज जीएस का लिया जाए, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। कई बच्चों के सवाल होते हैं कि सर राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या क्या होती है, सर राष्ट्रपति होता क्या है। तो ये सवाल थे कई बच्चों के मन में। तो बच्चों ने मुझे बोला और मैंने आज कोशिश की कि क्यों ना आपको राष्ट्रपति के बारे में सूक्ष्म वीडियो, और जिसके अंतर्गत लगभग सभी चीज़ें आए, कुछ छूटे ना, थोड़ा बहुत छूटेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर दूंगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भारत का राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है आपका भारत का, उससे संबंधित कुछ प्रावधान, कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद मैंने लिखे हैं बोर्ड में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको जितना मैंने लिखा है बोर्ड पर मैं आपको समझा सकूँ एक एक चीज़ें। ठीक है। तो आए, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं। और जितने भी विद्यार्थी चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल जो भी मेरा देखते हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपको एसएससी बैंकिंग वाले हैं या आपके उत्तराखंड स्टेट वाले जो भी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीएस के टॉपिक बीच बीच में आते रहेंगे, वो बड़े यूज़फुल होंगे आपके लिए। क्लियर। तो आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति टॉपिक रहेगा, भारत का राष्ट्रपति लिखा हुआ मैंने। तो भारत के संविधान में मैंने लिखा हुआ है भाग 5। टोटल भाग हमारे पास 22 है, और 22 भाग में से भाग 5 जो है हमारा, भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78, भाग 5 आर्टिकल 52 से 78, 52 से 78। ठीक है। संघ सरकार से संबंधित इसमें प्रावधान है। संघ सरकार जो आपकी यूनियन, आपकी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, संघीय सरकार, उससे संबंधित है। अब संघ सरकार होती क्या है और संघ सरकार के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से होते हैं, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संघीय कार्यपालिका, संघ की वो सरकार जिसकी कार्यपालिका, जिसका विस्तार होगा, कार्यों का विस्तार, उसके अंतर्गत हमने कौन कौन से स्तंभ शामिल कर रहे हैं, थोड़ा उन पर चर्चा कर देते हैं। जैसे संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 72 से 78 के मध्य कितने कितने हमारे पास कौन कौन से कार्यपालिका में जो पद है, कौन कौन से शामिल है। ठीक। तो संघ की कार्यपालिका में पहला पद आता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक। और मैंने इसके लिए लिखा है आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। दूसरा उपराष्ट्रपति, ये भी संघ की कार्यपालिका में आता है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट और आपका प्रेसिडेंट। तीसरा आर्टिकल 74, 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखो, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, जो आपका भारत का प्रधानमंत्री है, मैंने 74 और 75 आर्टिकल क्यों लिखा है थोड़ा ये समझ लो। ठीक है। आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद। ठीक है। आपकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो भी है मंत्रिपरिषद, वो आपकी 74 में। और आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत भारत में एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, एक पद होगा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, थोड़ा चर्चाओं का विषय है, देखते हैं कौन बनेगा। हमारा जो बहुमत दल का नेता हो, जो क्या हो, बहुमत दल का नेता हो, वही हमारा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद आपका 75 के तहत नियुक्ति करेगा, और 74 में प्रधानमंत्री की कहने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। क्लियर। तो इसलिए मैंने 74, 75 आर्टिकल एक साथ लिखे हुए। नेक्स्ट आता है हमारे पास महान्यायवादी, आपका जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। इनके बारे में आपको अलग अलग बताऊंगा, उपराष्ट्रपति, इसके उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में।
और एटॉमिक जर्नल महान न्यायवादी के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। ठीक, आज जो मेरा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मैंने महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद लिखे हुए हैं जो आपकी परीक्षा में निरंतर पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, इसमें चर्चा बाद में करेंगे, राष्ट्रपति का क्या होगा, रबर स्टैम्प होगी या कार्य करेगा या कि ये सब चर्चाएं बात की बातें। पहले आपको बेसिक क्वेश्चन सीखना है कि आर्टिकल 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है कि आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहले तो आप बेसिक सीख लो, फिर मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा जो आपने कहीं भी किसी भी बुक में ना पढ़ा हो या मतलब कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में ना पढ़ा हो आपने। मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को आपको बताने की। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि संघ के जितने भी कार्य होते हैं वह सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्शन, ठीक है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन निर्वाचन होगा उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे, भाग कौन कौन लेंगे, तो हमारे जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के एमएलएज, विधायक, ठीक, निर्वाचित कभी भी मनोनीत कभी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित ना कि मनोनीत जितने भी सदस्य होंगे वह सब राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, 10-15 मिनट का जो भी बनेगा एक वीडियो, उसमें निर्वाचन प्रक्रिया, जिस विद्यार्थी ने, कई बच्चों का वो होता है मुझसे कि सर निर्वाचन कैसे होता है, 2 शब्द होते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और एक होता है वरीयता क्रम। ठीक, पहले तो हमें एक विधायक का मत मूल्य निकालना पड़ता है, फिर एक सांसद का मत मूल्य निकालना पड़ता है और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन वरीयता क्रम में करना पड़ता है। ठीक, तो ये मैं आपको अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत आसान होगा, जिसने कभी निर्वाचन पद्धति नहीं पढ़ी वो क्लियर कर लेगा। तो फिलहाल आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के आपके निर्वाचन की रीति कैसे हुई, निर्वाचन की रीति, कि इसमें रीति में हमें राष्ट्रपति के जो मत पड़ेंगे उस निर्वाचन की रीति में राष्ट्रपति के साथ साथ जैसे निर्वाचन करेंगे हम, तो हमें वरीयता क्रम में क्या क्या करना है, हमने मतों का विभाजन कितना करना है, हमने कुल जो वैध मत है, ठीक है, वो हमने कितने रखने हैं, तो ये सब आपका निर्वाचन जो रीति होगी वो उसमें हमने आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, कि निर्वाचन हमने किस तरह से राष्ट्रपति का संपन्न करना है। यह तब पढ़ाऊंगा जब मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो, अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन मंडल और रीति कैसे अपनाएंगे, ये अपना आर्टिकल 55 कहता है। क्लियर। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति जिस तारीख को अपने पद से शपथ लेगा उस तारीख से और अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये सब मैं आपको जब राष्ट्रपति का पदावधि अलग से पढ़ाऊंगा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा। देखो पदावधि क्या होती है बेटा, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब कि जिस तिथि को राष्ट्रपति क्या करे, गद्दी पर बैठे। माना कि राष्ट्रपति आज बैठा, ठीक, आज तारीख को बैठा, आज है 26 तारीख या 25 तारीख जो भी है, आज बैठ गया, तो आज से अगले 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। हाँ, राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, वो भी प्रक्रिया आगे आएगी, उसको मैं बताऊंगा आगे। आर्टिकल 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि एक व्यक्ति, आर्टिकल 57 के अनुसार एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, यह आर्टिकल 57 कहता है। कोई भी हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पुनः दोबारा रीइलेक्ट हो सकता है। क्लियर। तो ये आर्टिकल 57 हमको शर्त देता है। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके लिए अर्हता क्या है, कि वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हो, वो पागल और दिवालिया ना हो, वो मतलब कई चीज़ें हैं इसके
राष्ट्रपति के जो अर्हता है निर्वाचन की उसके लिए। क्लियर? आर्टिकल 58। आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्त एक ही है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये दोनों एक ही है, मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि आर्टिकल 59 में सिर्फ जिक्र किया गया लाभ के पद का। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग लिखा है। वैसे निर्वाचन की अर्हता एक जैसी होती है दोनों की, लेकिन मैंने एक इसलिए अलग लिखा है 59 क्योंकि इसमें लाभ का पद दिया गया है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। अब राष्ट्रपति के पद जो है उसके लिए शपथ कौन दिलाएगा? कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है कि शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया जब राष्ट्रपति को लगेगा कि अब संसद में क्या हो रहा है कि कोई भी सत्र अब जो है सही से सत्राव सत्र नहीं चल रहा है, तो इस परिस्थिति जब ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इस परिस्थिति में महाभियोग लगाएगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया देता है। आर्टिकल 62 पद रिक्त होने की स्थिति, कि राष्ट्रपति भारत का एक ऐसा पद है कि जो कभी भी रिक्त नहीं रह सकता है। अगर माना सपोज दैट राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा और राष्ट्रपति को हटा दिया गया या अकस्मात राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक बनेगा उपराष्ट्रपति। ठीक। अगर उपराष्ट्रपति भी प्रेजेंट नहीं है तो बनेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। क्लियर? लेकिन यह पद रिक्त नहीं होगा और जब यह कार्यवाहक बनेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक। तो फिलहाल आर्टिकल 62 कहता है पद रिक्त होने की स्थिति में आपको क्या करना है। क्लियर? आर्टिकल 72 आता है, इसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति क्षमा किसको कर सकता है? जैसे किसी को मृत्युदंड मिला हो और किसी को मृत्युदंड मिला हो, वो राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने उसको मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया, थोड़ा क्षमा कम की। ठीक है। किसी को उम्र कैद की सजा हो रही है और राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने उसको उम्र कैद की जगह उसकी सजा महज 25 साल या 30 साल कर दी। ठीक है। तो कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के अपने पास है। अनुच्छेद 72 कहता है, आर्टिकल 72 कि क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 73, ठीक, संघ की कार्यपालिका विस्तार। जो संघ की जो हमारी कार्यपालिका है, ये पूरी कार्यपालिका, इसका विस्तार किस तरह से और इसमें राष्ट्रपति का रोल कैसे है, ये अनुच्छेद आपका 73 कहता है। ठीक। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय। आर्टिकल 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय हैं जो राष्ट्रपति ने जिन जिन पर सुझाव मांगा है वह सब आपको राष्ट्रपति को देने होंगे, जितने भी निर्णय हैं। तो आर्टिकल 78 कहता है प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय हैं जो राष्ट्रपति ने मांगे हैं उन सब को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपे। ये आर्टिकल आपका 78 कहता है। ध्यान रखना 78 आर्टिकल आपका कहता है। इसमें से एक आर्टिकल छूट गया, आर्टिकल नंबर 79 कहता है आपका, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। 79 कहता है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी कि संसद में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी एक अभिन्न अंग माना जाएगा। आर्टिकल 79 कहता है, ये छूट गया था। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी एक अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। आर्टिकल 79, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 की राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है
आर्टिकल 85 कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे गए, हमारे पास यहां से चले, लो नहीं यहां से चलते हैं, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 कहता है, 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143। ठीक, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हो। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, ठीक है, मनोनीत कर सकता है 12 सदस्यों को। ठीक, अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। माना कि किसी प्रकार के संसद के सत्र में कोई भी प्रकार की अनबन हो गई हो, तो इस परिस्थिति जब राष्ट्रपति को लगेगा कि सत्र नहीं चल रहे हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न आ रही है, राष्ट्रपति को महसूस होगा, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इन सब के लिए शर्तें हैं। ठीक है, आपातकाल का एक अलग सा टॉपिक होगा कि शर्तें क्या क्या होंगी, यह मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप बेसिक ये सीखो कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। क्लियर, ये आपके पास कुछ अनुच्छेद थे। अब थोड़ा यहां आ जाओ। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत, 263 के तहत अंतरराज्य परिषद, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद का गठन कर सकता है। यह पावर राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक, आर्टिकल 108, राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, संसद सत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है या इनमें कोई ऐसी दिक्कत उत्पन्न हो गई हो, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है 108 आर्टिकल के तहत, संसद की संयुक्त बैठक। क्लियर। और लास्ट बचता है आर्टिकल 331, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। याद रखना, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा 331 331 आर्टिकल। क्लियर। तो थोड़ा ध्यान देना, एक बार दोबारा रिवीजन। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति का पद कब तक बना रहेगा। 57 एक बार राष्ट्रपति बनने पर कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचन। 58 कहता है निर्वाचन की अर्हता है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए निर्वाचन के लिए। और 59 कहता है कि पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है। 61 कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया। 62 कहता है कि पद रिक्त होने पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी। 72 कहता है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। 73 कह सकता है कि संघ की कार्यपालिका का विस्तार। 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति जो मांगे हैं उन सब को राष्ट्रपति को निर्णय सुनाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 79 कह सकता है कि संसद में दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है। और आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 123 अध्यादेश जारी कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है। 352 राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल 356, राष्ट्रपति शासन 360, वित्तीय आपातकाल 263, अंतरराज्य परिषद, केंद्र और राज्य के बीच में ऐसी एक अंतरराज्य परिषद बनाएगा जो केंद्र राज्य के बीच में समन्वय स्थापित कर सके, कुछ ना कुछ योजनाओं के मध्य समन्वय मतलब बातचीत करा सके, अंतरराज्य परिषद 263। 108 संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है संसद की, और 331 लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एसएससी जी जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकल जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं नॉर्मल सी बताऊंगा कि जैसे आजकल उत्तराखंड में, या देखो उत्तराखंड पुलिस का भी पेपर है और फॉरेस्ट गार्ड का भी है, ठीक है। ये 2 पद ऐसे हैं प्यारे विद्यार्थियों 12th लेवल के हैं, और बच्चा क्या करता है कि घुस जाता है बहुत डीपली गहन अध्ययन करने में। मैं आपको आज एक गुरु मंत्र देना चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी परीक्षा, अपने पेपर को निकालने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। आप लोगों को क्या करना है, 3 बुकें, एक आपकी परीक्षा वाणी, एक आपकी जीएस की लुसेंट, ठीक है, इन 2 को, और एक आपकी हिंदी की लुसेंट, इन तीनों को एक बार आप 10-10, 15-15 बार पढ़ के जाओ। यार एक बार बताओ, आपने एक सिपाही बनना है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या कांस्टेबल हो, जितनी भी 12th बेस की परीक्षा है उसके लिए इतना बड़ा, हमने वहां जाके शोध पीएचडी तो नहीं करनी है ना, या शोध तो नहीं करना है, इतना बहुत है। अगर आपको आर्टिकल इतना ही पूछता है, कोई डीपली नहीं बना रहे कि बहुत आपने शोध नहीं करना है, वह आपको, हाँ आपको ये याद होनी चाहिए। बेसिक जब आपका क्लियर है ना, आप कर जाओगे। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है आज का, बेसिक बुसिक कुछ नहीं, बस सीधा बड़े बड़े बुकों पे हाथ मार रहा है और उसको समझ आ नहीं रहा है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें प्यारे विद्यार्थियों, आप पहले बेसिक क्लियर करें अपना, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट में भी कई बार बोलता हूं आप लोगों को कि बेटा पहले बेसिक क्लियर करो, ठीक। एकदम से बड़ा हाथ मारने की जरूरत नहीं है। जब आप बेसिक ले, देखो इतने अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए, आपको ये A to Z अनुच्छेद याद हो गए तो कम से कम 70% राष्ट्रपति क्लियर। जो शेष बचेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आज राष्ट्रपति का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप लोग देखने के बाद कमेंट जरूर करें, और मुझे कमेंट में ये बताएंगे सर आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन आप कब, आप क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन आप जो वीडियो बनाएंगे कब बनाएंगे, या अगला टॉपिक आप किसमें संसद में बनाऊं, या प्रधानमंत्री, या आपातकाल, जो आप बोलेंगे मैं उसमें एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।